गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फंडामेंटल राइट देख रहे थे, ठीक है। और फंडामेंटल राइट में हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 21 तक, ठीक है। तो 21 तक हम लोगों ने देख लिया है और आज हम लोग को देखना है 21A, ठीक। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हम लोग आज की जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो 21A से स्टार्ट करेंगे, 22 पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में 21A जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो हम लोग अनुच्छेद 21 बच्चों कवर कर लिए थे और आज हम लोग आते हैं 21A पे, ठीक। अब देखो, जो 21 हम लोग कवर किए थे तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका जो वनडे का जो लेवल है मैं उसको पूरा फोकस करके चल रहा हूँ, ठीक है, यूपीएससी को नहीं, ठीक। तो अब बच्चों देखो उसी 21A में, ठीक है, 21A में एक बात को और तुम लोग ध्यान रखना, ठीक। सूचना का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद का भाग है? तो सूचना का अधिकार भी, सूचना का अधिकार, ठीक है, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी सूचना का अधिकार अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21, ठीक है। तो इसी 21 में बच्चों सूचना का अधिकार सम्मिलित है, ये बात ध्यान में रखना होगा। और ये 21 बच्चों काफी व्यापक है, ठीक ना। 21 जो है काफी व्यापक है, जैसे राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ठीक है, आश्रय पाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छ वायु पाने का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, ठीक है, मेनका गांधी का इस पे केस भी है, ठीक, विदेश जाने का अधिकार। तो विदेश जाने का अधिकार, अपने मन पसंद का शादी करना, वो भी क्या है, हमारे जीवन जीने के अधिकार के तहत ही शामिल है। समझ लो बच्चों, अगर बालिग हैं तो अपने मन पसंद के व्यक्ति के साथ हम शादी कर सकते हैं, ठीक है। महिला है तो पुरुष, पुरुष है तो महिला, ठीक है। तो अपने मन पसंद व्यक्ति के साथ शादी करना, ये भी क्या है, ये भी अनुच्छेद 21 का ही भाग है। समझ लो बच्चों, ठीक। तो ये काफी व्यापक है अनुच्छेद 21, परंतु मैंने जो बताया था बच्चों 21 में क्या बात ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 21 में क्या बोला गया है। तो अनुच्छेद 21 में बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये बात मैं कल समझा चुका हूं, ठीक है, पिछले वीडियो मैंने समझा दिया था। और अब हम लोग 21A देखते हैं, ठीक है। चल आते हैं 21A। 21A, अब ये क्या है बच्चों? राइट टू इंफॉर्मेशन, RTE, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब देखो बच्चों, जैसे हम लोग बात करें तो सुना होगा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनके शिक्षा के लिए, ठीक है, लाया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक। तो अब ध्यान रखो, ये अनुच्छेद 21 जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कवर करें और एक क्वेश्चन जरा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ बस हम लोग इसको लिख देते हैं, राज्य, राज्य 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के, तक के बच्चों को, बच्चों को निःशुल्क, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन प्रदान करेगा? राज्य प्रदान करेगा, ठीक। अब इसमें बच्चों हम लोग को एक अमेंडमेंट भी ऐड करना है,
तो वो अमेंडमेंट क्या होगा 86, ठीक ना। तो 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा क्या किया गया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, अधिनियम 2002 के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर दिया गया है। तो अब बच्चों एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछा जाए कि 12 साल का एक बच्चा, ठीक है, 12 साल का एक बच्चा, अब मान लो अगर वो बीटेक करना चाह रहा है या डिप्लोमा करना चाह रहा है, ठीक है, तो क्या वो निःशुल्क बीटेक या डिप्लोमा कर सकता है? तो यहाँ आंसर बच्चों होगा नहीं। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो शिक्षा मिला हुआ है वो केवल कहाँ तक है, केवल क्लास 8 तक है, ठीक ना, क्लास 8 तक है। अब ये नहीं कि जो है अब इससे ऊपर के क्लासेज में अगर कोई बच्चा 13 साल की आयु का है तो कह दो कि वहां पे जाके फ्री में शिक्षा प्राप्त करेगा, तो ऐसी कोई व्यवस्था बच्चों नहीं है। यही बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो ये हम लोग का यहाँ पे अनुच्छेद 21 जो है, ठीक है, ये कवर हुआ। और संसद ने इसको कब लागू किया था बच्चों? तो संसद ने एक अधिनियम बना के, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है, 2009। तो 2009 से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये लागू हो चुका है, ठीक। तो इतनी बातें बच्चों आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो 21A हमारा कवर होता है। तो अब इसी के बाद से हम आएंगे बच्चों 22 पे, ठीक ना, इसके बाद से हम आएंगे 22। तो अब 22 जो है ये क्या है? ये बच्चों गिरफ्तारी से संबंधित है, ठीक है। तो लिखते हैं आर्टिकल 22। अब 22 क्या है? ये गिरफ्तारी से संबंधित है। अब क्या मैटर है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखो ये जो बच्चों अनुच्छेद 22 है इसके तहत दो प्रकार की गिरफ्तारियां होती हैं, ठीक है, दो प्रकार की गिरफ्तारियां। अब सुनो, मैं अभी इसको बच्चों थोड़ा सा अभी टफ लगेगा, थोड़ा सा जो मैं बताने जा रहा हूं बात, थोड़ा सा ये अभी बच्चों टफ लगेगा, परंतु अभी मैं इसको इजी कर दूंगा, ठीक है, इजी कर दूंगा। कैसे? अभी उसको देखते हैं। पहले ये दो पॉइंट हम लोग देखें। तो एक होता है बच्चों दंडात्मक निरोध, ठीक है, पिन्यूटिव डिटेंशन, ठीक है। तो दंडात्मक निरोध और एक होता है, एक होता है निवारक निरोध, निवारक निरोध। तो यहां लिख देते हैं दंडात्मक निरोध और एक होता है बच्चों निवारक निरोध, निवारक निरोध, ठीक है, निवारक निरोध। अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है? तो अब बच्चों इसको देखें तो निवारक निरोध में जैसे बच्चों सुन रखा होगा आप लोगों ने, क्या रासुका शब्द हो सकता हो, सुना हो, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ठीक है, रासुका शब्द। तो ये जो रासुका है ये किसका पार्ट है? ये दूसरा वाला जो है इसी का पार्ट है, ठीक। तो अभी हम दूसरे वाले पे आएंगे। सबसे पहले हम लोग दंडात्मक निरोध क्या है इसको देख, ठीक है। तो यहां देखो बच्चों क्या लिखा है, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले उसको कुछ अधिकार देने होंगे, ठीक है। तो इसलिए लिखा क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अच्छा, कैसा संरक्षण? यही संरक्षण हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो क्या है कि पहले वाले को मैं यहाँ बच्चों समझा रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला ही आपसे पूछेगा, दूसरे वाले को बस मैं बोल के छोड़ दूंगा, ठीक। दंडात्मक निरोध, अब इसमें क्या है देखो, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या होता है, गिरफ्तार करने से पहले क्या होगा, उसको, उसको गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी का कारण, ठीक है, गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा।
गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। दूसरा दूसरा उसे अपना मनपसंद वकील, ठीक है, उसे अपना मनपसंद वकील नियुक्त करने का अधिकार दिया जाएगा। सुन के बच्चों इसको समझना, मनपसंद वकील नियुक्त करने का अधिकार, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बेवजह समय खराब होता है, ठीक है। ठीक है, तो उसे अपना मनपसंद वकील नियुक्त करने का अधिकार देना होगा। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन, उसे उसे 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना होगा? उपस्थित करना होगा। और जो चौथा कंडीशन है, गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तारी की सूचना गिरफ्तारी की सूचना परिजन यानी घर वाले, परिजनों को देनी होगी, ठीक है, देनी होगी। तो ये बच्चों यही है अनुच्छेद 22 का क्लाज फर्स्ट, ठीक है, अनुच्छेद 22 का क्लाज फर्स्ट। तो मैंने बोला है बच्चों कि क्लाज वाइज हम चीजों को नहीं देखेंगे, हम केवल एक मेन जो आर्टिकल है केवल उसी को लेके चलेंगे, ठीक। तो अनुच्छेद 22 जो है इसमें आपको क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक, जो सबसे ज्यादा बात को ध्यान में रखना है मैं उसको बता रहा हूं। तो अनुच्छेद 22 पूछेगा कि क्या कहा गया है अनुच्छेद 22 में, सिंपल क्या बताओगे? अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या करना होगा? उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, उसे अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार देना होगा। अच्छा, वकील नियुक्त करने का अधिकार देने का मतलब क्या है कि भाई किसी के ऊपर कोई केस लगता है तो क्या होता है, उसका केस जो है कोर्ट में कौन लड़ता है? वकील ही तो लड़ता है। विधि का ज्ञान जो है हर व्यक्ति के पास थोड़े है, ये तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। तो कोई ना कोई क्या है, विधि का ज्ञाता। तो विधि का ज्ञाता माना किसको जाता है? वकील को माना जाता है, ठीक, जज को माना जाता है। तो यहाँ पे केस कौन लड़ता है? वकील, तो वकील लड़ेगा, तो दोनों पक्ष के वकील होंगे। तो हमें भी क्या है, भले ही हम अपराधी हैं परंतु हमें भी अपने बचाव में कहने का मौका दिया जाएगा, ठीक। तो हमारी बातों को जज के समक्ष कौन रखता है? वकील रखता है। तो यही क्या हो गया, हमें अपना वकील नियुक्त करने का अधिकार। अच्छा, अगर नहीं पैसा है हमारे पास तो उसके लिए भी रूल है, सरकारी वकील जो है मुहैया कराए जाते हैं, ठीक है, मुहैया कराए जाते हैं। अब तीसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना होगा। परंतु इसमें एक बात याद रखनी है, क्या? इस 24 घंटे में यात्रा का टाइम बच्चों नहीं जोड़ा जाता है, ठीक ना, यात्रा का टाइम नहीं जोड़ा। अच्छा, यात्रा का टाइम ना जोड़ने का मतलब क्या है? तो यात्रा का टाइम ना जोड़ने का मतलब ये होता है कि मान लो कोई व्यक्ति अपराध करके कहीं किसी अदर स्टेट में चला गया है और वो पकड़ा गया वहां पे, तो अब जब उसको लेके वो आएंगे, ठीक है, तो वहां से उसकी काउंटिंग नहीं शुरू होगी। काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी? जब वो थाने पे आ जाएगा और जो एफआईआर रजिस्टर है जब उसमें उसका नाम दर्ज हो जाएगा, समय दर्ज हो जाएगा, तो 24 घंटे की काउंटिंग वहां से शुरू होगी, ठीक। तो यही हो गया, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। और गिरफ्तार हुआ है तो गिरफ्तारी की सूचना घर वालों को दे देनी होगी, ठीक है। ये नहीं कि मतलब जो है कि पकड़ लिया तो पकड़ के सीधे वहीं से सब कुछ करते हुए उसको जेल भेज दिया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक। घर वाले आएंगे, घर वाले जो है वकील नियुक्त कराएंगे। और यहाँ तक कि इस अनुच्छेद से हम लोग को ये भी फायदा है कि अगर पुलिस पकड़ती है और कहती है बताओ, बयान दो, तो हमारे पास राइट इतना है कि हम बयान ये कह सकते हैं कि मैं तब तक नहीं कुछ बताऊंगा जब तक हमारा वकील नहीं आ जाएगा। वकील आ जाएगा तो फिर हम वकील के सामने ही सारी बात होगी और कुछ भी मैं इस समय आपसे नहीं बता सकता। तो यही बच्चों क्या है अनुच्छेद 22, ठीक। अब नीचे मैंने ये लिखा है निवारक निरोध, ठीक है। तो निवारक निरोध देखो क्या है, निवारक निरोध ये ब्रिटिश शासन काल से चलता रहा, ठीक है, ब्रिटिश शासन काल से चलता रहा और अभी भी आया, अभी भी चल रहा है ये। तो अब देखो बच्चों है क्या कि सरकारें, ठीक है, सरकारें चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा पावर हमारे हाथ में रहे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पावर हमारे हाथ में रहे, ये सरकार चाहती है। तो ये जो है ब्रिटिश शासनकाल में क्या होता था कि क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, ये लोग जो हैं ये आंदोलन करें, क्रांति करें। अब मान लो शक है
कि फला जो है व्यक्ति आंदोलन करेगा, माहौल हमारे अगेंस्ट करेगा, तो शक के आधार पे ही क्या होता था, गिरफ्तार कर लेते थे। तो इसी गिरफ्तारी को हम क्या बोलते हैं, निवारक निरोध। और इसी निवारक निरोध का पार्ट है क्या, इसी निवारक निरोध का पार्ट है बच्चों रासुका। ठीक है, रासुका इसी का पार्ट है। ठीक है, मीसा, मीसा इसी का पार्ट है। इंदिरा गांधी मीसा का खूब प्रयोग की, ठीक है, लालू यादव के ऊपर, और उसी वजह से लालू यादव जो है अपनी बेटी का नाम मीसा रख दिए। ठीक है, तो मीसा जो है ये भी। और बात करें बच्चों, सुना होगा आप लोगों ने पोटो, ठीक ना, पोटो, ठीक है, मकोका, मकोका, ऐसे बच्चों क्या है ना, ऐसे अलग अलग एक्ट हैं। ठीक है, और ये एक्ट किसके पार्ट हैं, निवारक निरोध के पार्ट है। ठीक है, निवारक निरोध के पार्ट। और इसमें क्या है, शक के आधार पर, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, शक के आधार पर, शक के आधार पर, आधार पर गिरफ्तारी। और इसकी एक बुराई ये है कि शक के आधार पर जब गिरफ्तार किया जाता है तो इसमें गिरफ्तारी का कारण जो है, गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जाता है। ठीक है, ये बताना जो है उसके लिए आवश्यक नहीं है। चाहेगा पुलिस तो बताएगा, चाहेगा तो नहीं बताएगा। और इसके साथ एक बात और याद रखने की है, क्या, कि सरकार किसी भी व्यक्ति को अगर निवारक निरोध अधिनियम के तहत अरेस्ट हुआ है वो, तो उसको कितने समय तक रख सकते हैं अपने पास, तो हम रख सकते हैं उसे अधिकतम, उसे कितने समय तक रख सकते हैं, तो अधिक से अधिक, अधिकतम, अधिकतम 3 माह, 3 माह। तो 3 माह से ज्यादा हम गिरफ्तार करके उसको अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर उससे ज्यादा, ठीक है, अगर उससे ज्यादा देर तक रखना है तो फिर होता क्या है, सलाहकार बोर्ड होता है। ठीक है, तो अब उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक, तो सलाहकार बोर्ड होगा। तो सलाहकार बोर्ड जब कहेगा, ठीक है, सलाहकार बोर्ड जब कहेगा तब जाके, ठीक है, सलाहकार बोर्ड जब कहेगा तब वो 3 महीने से आगे गिरफ्तारी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ती है। ठीक है, और इसके खिलाफ जो है हम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निवारक निरोध में अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, तो यही बच्चों हो गया यहाँ पे क्या, निवारक निरोध। ओवरऑल 22 में क्या ध्यान रखना है, 22 में यही बात ध्यान रखना है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको उसकी गिरफ्तारी का क्या करना होगा, कारण बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, और ये क्या है, गिरफ्तारी का कारण बताओ, वकील नियुक्त करने का अधिकार दो, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करो, यात्रा का समय इसमें ऐड नहीं होगा। ठीक है, और गिरफ्तारी की सूचना जो है परिजनों को देनी होगी। ठीक, मेन बात ये आपकी है। ये इतना याद होने के बाद अगर निवारक निरोध याद हो पाया कि रासुका, ठीक है, मीसा, पोटो, ठीक, मकोका, यूपी कोका, समझ रहे हो, गूगल करोगे तो बच्चों ये सब पता चलेगा। ठीक, तो ये सब पार्ट किसका है, निवारक निरोध का पार्ट है। बात यहां तक क्लियर। ठीक, अब ये 22 जब यहाँ खत्म हुआ तो 22 खत्म होते ही एक बात ये समझ में आ जानी चाहिए कि हम लोग मौलिक अधिकार का दूसरा पार्ट खत्म कर चुके हैं, यानी कि सेकंड फंडामेंटल राइट जो है वो हमारा कवर हुआ। अब हम लोग आएंगे थर्ड फंडामेंटल राइट पे। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं आर्टिकल 23, आर्टिकल 23। ठीक है, अब अनुच्छेद 23 क्या है, ठीक है, अनुच्छेद 23, तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यहां लिख, इसको हेडिंग बना देते हैं, मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक है, क्या है ये बच्चों, देखो आसान भाषा में आएंगे। ठीक ना, हम लोग हेडिंग तो डाल रखे हैं। ठीक,
परंतु हम लोग देखेंगे क्या, इसको आसान भाषा में देखेंगे। ये जो मानव का दुर्व्यापार जो है, ठीक ना, मानव का जो दुर्व्यापार है, अब ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, इसको समझते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, मेन बात मैं यहाँ लिख रहा हूं, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से, ऐसे यूज करें, किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य, लाइन बच्चों सुनना, किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक, फोर्सफुल्ली, ठीक है, इसको कहते हैं फोर्स लेबर, बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा, ठीक है, और ना ही उससे, और ना ही उससे बेगारी, और ना ही उससे बेगारी कराई जाएगी, ठीक है, और ना ही उससे बेगारी कराई जाएगी। दोनों बात बच्चों यहां समझ लेना, क्या है, किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा और ना ही उससे बेगारी कराई जाएगी। अब यहां समझना, पहले थोड़ा सा इसको समझ ले, फिर आगे देखते हैं। देखो ऐसे कि जैसे हम लोग देखते हैं मार्केट में मजदूर और मिस्त्री वगैरह खड़े रहते हैं, ठीक। अब हमें हमारे घर पे कोई काम कराना है, और काम कराने के लिए हमने बुलाया लेबर को और बोला कि हमारे वहाँ बहुत सारे जो है पीछे पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, उसको उठा के तुम फेंक दो, ठीक है, फला जगह पे फेंक दो। अब वो सुना, वो तो ये इस सोच में था कि बिल्डिंग के निर्माण में हम मिस्त्री के साथ जो है ईंट बालू जो है उसको उठाएंगे, मगर यहाँ पे ये जो है कि ये पत्थर फेंकने के लिए बोल रहे हैं, तो होगा क्या, वो मना कर देगा। तो अगर मना कर दिया तो अब हम उससे ये नहीं कह सकते नहीं चलो तुम काम करो, यानी क्या, फोर्स नहीं कर सकते हैं, समझ लो ना। तो यही बात, कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराएंगे। ऑटो वाला सोया है ऑटो में, अब वो कहीं जाना है, ठीक, तो आपने उसको कहा, उसने मना कर दिया, आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ठीक। तो किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जाएगा और ना ही बेगारी कराई जाएगी। अच्छा, अब देखो, अगर मान लो ऑटो वाला चला गया या लेबर आ गया, तो अब ये नहीं कि काम बुला के काम करवा लिए और उसके बाद उसको पैसा ना दें, समझ लो बच्चों, पैसा अगर नहीं दिए तो वो क्या हो गया, वो बेगारी में शामिल हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो बेगारी की परिभाषा यहाँ तक दी है कि अगर आपने तय किया 500 रुपये जो है लेबर का चार्ज, तो आप उसको घर पे बुला के जो है 400 रुपये नहीं दे सकते हो। वो 100 रुपये का जो आप तय करने के बाद उसका जो माइनस कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, ये आ जाएगा बेगारी में, ठीक। अब यही जो अनुच्छेद है 23, ठीक, जो 23 है, इसी 23 के तहत क्या किया गया है, क्या किया गया है, यहां देखो, मानव का क्रय विक्रय, ठीक ना, मानव का क्रय विक्रय, यानी कि व्यक्ति को खरीद बेच नहीं सकते, क्या लिखा है, मानव का दुर्व्यापार, ठीक है, मानव का क्रय विक्रय, ठीक। स्त्रियों का अनैतिक व्यापार, अनैतिक व्यापार, ठीक है, अनैतिक व्यापार, ठीक। तो ये नहीं कि लड़कियां जो हैं उनको पकड़ा और पकड़ के ले आके जो है वेश्यावृत्ति में उनको लगा दिया, बेच दिया, ठीक है। तो इस टाइप के कार्य क्या है, कानूनन दंडनीय अपराध घोषित हैं बच्चों, ठीक ना, कानूनन दंडनीय अपराध घोषित हैं। तो ये भी इसमें आ गया। प्लस दास प्रथा जैसा नियम, ये भी इसी अनुच्छेद में सम्मिलित है, ठीक। फिर देखिए देवदासी जैसी प्रथा। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा दास प्रथा और देवदासी प्रथा क्या होता है। देखो, दास प्रथा मतलब ये है बच्चों कि एक कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के यहाँ काम कर रहा है, जैसे हम ऐसे समझते, सारा छोड़ो, बाहुबली में कटप्पा, ठीक ना, बाहुबली में कटप्पा। अब कटप्पा क्या है, कटप्पा वो, अब सुना होगा मूवी में बताया कि हमारे जो पूर्वज हैं वो इस गद्दी की सेवा करते चले आ रहे हैं, तो हम कैसे छोड़ दें, ठीक है, और ये हमारा कर्तव्य है। तो दास प्रथा में क्या होता था ना, एक व्यक्ति किसी राजा के यहाँ काम कर रहा है, तब उसका जो बच्चा होगा वो भी करेगा, उसका बच्चा जो होगा वो भी वही काम करेगा। इस प्रथा को बोलते क्या है, दास प्रथा। देवदासी प्रथा क्या है,
लड़कियां जब होती थी किसी के वहां, तो ये क्या करते थे, माँ बाप, बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाती थी, ठीक है, तो उनको ले जाके मंदिर में वो छोड़ देते थे, ताकि जो है भगवान के संपर्क में वो रहें और उसके बाद से भगवान की कृपा बनी रहे, ठीक है। तो अब इस क्रम में होता क्या था कि मंदिर के जो कर्मचारी वगैरह हैं, समझ लो, तो वो क्या है, वो उनका इस्तेमाल करते थे, उनका शोषण करते थे। तो ये बहुत ज्यादा चला है देवदासी प्रथा हमारे समाज में। तो आज जो इस टाइप की ये प्रथाएं हैं, ये सब बच्चों प्रथा क्या है, ये सब प्रथा गैर कानूनी हो चुका है, ठीक। तो अनुच्छेद 23 के तहत हमको यही बात ध्यान रखनी है कि किसी भी व्यक्ति से कोई कार्य बलपूर्वक नहीं कराएंगे और किसी भी व्यक्ति से बेगारी नहीं करवाएंगे। मानव का दुर्व्यापार जो है वो भी इसी में सम्मिलित है, यानी किसी भी मनुष्य को बेच नहीं सकते। पहले मनुष्य बिकते थे, पता होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 1000 कासार्पण में, ठीक है, खरीदा गया, किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा, समझ रहे हो। मलिक काफूर, मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखें, मलिक काफूर, उसको जो है नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा, इसीलिए मलिक काफूर क्या कहलाया, 1000 दिनारी कहलाया, समझ रहे हो। तो ये जो है बच्चों, इस टाइप से अब मनुष्य बिकते नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट पूरा क्लियर। अब हम लोग आएंगे आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24, ठीक। अब 24 को बच्चों जरा देखते हैं। अब 24 में क्या है, ठीक है, 24 में क्या है, अब देखो, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक ना, तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, इनको किसी भी, ठीक है, किसी भी कारखानों में या खदानों में, और ऐसा हर वो स्थान जहां पे बच्चे के जान का जोखिम है, उनको काम पे नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, उनको काम पे नहीं लगाया जाएगा। तो अब देखो, यहां देखें, ये बात लिख देते हैं पहले, ठीक है, शॉर्ट में, 14 वर्ष, 14 वर्ष से कम कम आयु के बच्चों को कारखानों यानी फैक्ट्री, कारखानों, खदानों, तो खदान क्या, जैसे कोल माइंस वगैरह होते हैं ना बच्चों, ठीक है, तो कारखानों, खदानों तथा किसी भी किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, नहीं लगाया जाएगा। नहीं लगाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक की बात क्लियर है, ठीक। तो अब बच्चों देखो, जैसे इसी के लिए बाल श्रम अधिनियम बना है, ठीक ना, बाल श्रम अधिनियम 2016, ठीक। तो इसमें लिख देते हैं बाल श्रम अधिनियम, जैसे जैसे बाल श्रम अधिनियम 2016, ठीक ना, 2016। तो ये एक्ट बना हुआ है, इसी एक्ट के तहत अगर किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कोई भी व्यक्ति कारखानों में काम पे लगा दिया या रखा हुआ है, या फिर खदान वगैरह में लगा दिया है, ठीक, ऐसा हर वो स्थान जहां पे उसके जान को खतरा है, ऐसे स्थान पे अगर लगा दिया है, तो क्या होगा, तो उसके खिलाफ इसी एक्ट के द्वारा पुलिस क्या करेगी, एक्शन लेगी, ठीक ना, एक्शन लेगी। तो हम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, ठीक है, नहीं लगा सकते हैं इस टाइप के किसी भी कार्य में, ठीक। हालांकि जो बाल कलाकार वगैरह होते हैं, ठीक है, बाल कलाकार वगैरह जो होते हैं, वहां पे बच्चों छूट है। बाल कलाकार जो हैं, बाल कलाकार, इनको बच्चों देखो छूट है, बाल कलाकारों, ये 12 वर्ष से कम आयु के हैं, तो इनको छूट दिया गया है, ठीक।
छूट दिया गया, परंतु इनसे किसी भी स्थिति में 6 घंटे से ज़्यादा 6 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता, काम नहीं लिया जा सकता, ठीक ना। तो बाल कलाकार, अब बाल कलाकार में देखें तो मूवी वगैरह, ठीक है, मूवी वगैरह मनोरंजन वाली यानी कि जो भी चीज़ें हैं उसमें बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो वो 14 वर्ष से कम आयु के, तो वो सही माना जाएगा, वो गलत नहीं माना जाएगा। हाँ, उसमें एक चीज़ गलत कहाँ हो जाएगा कि मनोरंजक चीज़ों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अगर लगा रहे हो तो बात सही है, ठीक है, लगा सकते हो, परंतु सर्कस वो भी बच्चों मनोरंजन है, सर्कस में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं डाल सकते, ठीक ना। तो ये बात बस ध्यान में हम लोग को रखना है, तो सर्कस जो होगा उसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये काम भी अगर लेंगे बाल कलाकारों से तो 6 घंटा, अगर उससे ज़्यादा भी लेना है तो फिर मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है। ओवरऑल अब हम लोग को इसमें क्या जानना था, जानना ये था कि अनुच्छेद 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है तो उसको कारखानों में, खदानों में या हर वो स्थान जहाँ पे बच्चे का जान का जोखिम है, ठीक है, वहाँ पे नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इसीलिए जो है कारखाना अधिनियम 1948 भी है, समझ लो, इसी पे कारखाना अधिनियम 1948 है। बागान श्रम अधिनियम जो है ये 1951, ये भी इसी में है, ठीक। चलो, तो हम लोग 23 और 24 कवर किए हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो। चलो तो देखते हैं। तो ये बच्चों तीसरा मौलिक अधिकार खत्म, अब आते हैं चौथे पे, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या है इसको समझते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, ये धार्मिक स्वतंत्रता जो है इससे संबंधित है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। तो अब जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम जो है, अब ये क्या है, अब इसको बच्चों हम लोग देखें तो देखो, भारत में प्रत्येक व्यक्ति की बात आ गई, तो यानी कि अंग्रेज हुए, मतलब विदेशी व्यक्ति हुआ या हमारे देश का व्यक्ति हुआ, ठीक, इन सब को एक अधिकार प्राप्त है क्या, धर्म को मानने का। अच्छा, धर्म को मानने में क्या क्या करने का, तो यहाँ बच्चों देखो, यहाँ लिख दें, प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित धार्मिक अधिकार प्राप्त है, जैसे की बात कर लें तो यहां लिखेंगे अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है। धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता, और फिर धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ठीक है। धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, ये इतनी बात बच्चों हम लोग को देखनी है। अब सारी बातों को यहां समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है, अब अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम जो है अपने अनुसार जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ठीक है, तो जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसको हम दिल से मान सकते हैं, वो क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। जैसे होता है ना, हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है, अंदर से नहीं कहते हैं सब ऊपर वाले की कृपा है, या गॉड का हम किसी टाइप से नाम लेते हैं, ठीक है, नाम लेते हैं, तो वो क्या हो गया बच्चों, वो हो गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक। दूसरी बात, धर्म को
धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता, तो आचरण मतलब क्या है कि भाई हम अगर हिंदू धर्म के हैं तो अब मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाना, नारियल फोड़ना, अगरबत्ती जलाना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आचरण हो गया। ठीक। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता मतलब, तो यहाँ बच्चों कोई भी व्यक्ति हमसे अगर पूछा कि आप किस धर्म से हैं, तो हम बिल्कुल फ्री होके बताएंगे कि हम हिंदू धर्म से हैं। ठीक। कहीं हमको इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी धर्म का व्यक्ति है उसे संकोच करने की जरूरत नहीं है। वो साफ साफ बोलेगा हाँ हम मुस्लिम धर्म के हैं, हम सिख हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, ठीक है, हम ईसाई हैं। ठीक। धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, ध्यान रखना बच्चों, धर्म के प्रचार की जो स्वतंत्रता है, इसमें एक बात याद रखना होगा क्या, कि जो प्रचार की स्वतंत्रता है, इसमें हम अगर किसी व्यक्ति को प्रलोभन देके या धमकी देके अगर उसका हम धर्मांतरण करा रहे हैं तो वो बच्चों गलत होगा। यानी कि धर्मांतरण, धर्मांतरण कराना, कराना अवैध कार्य, धर्मांतरण कराना क्या है बच्चों, अवैध कार्य। अच्छा, अब एक बात पूछें कि अगर हम किसी से बात किए, बात करने के बाद अगर उस व्यक्ति को कन्विंस कर लिया अपनी बातों से, ठीक है, समझा बुझा दिया, ठीक, तो वो क्या होगा, वो बच्चों सही होगा। समझा बुझा के अगर धर्म परिवर्तित करा दिया उसका, तो वो कार्य बच्चों क्या होगा, वो सही होगा, वो इलीगल नहीं होगा। सर धोखाधड़ी से धर्म बदलना वो गलत है, ठीक ना, धोखाधड़ी से धर्म बदलना जो है वो गलत बात है। तो अक्सर हम लोग अपने स्टेट में सुनते हैं लव जिहाद, समझ रहे हो, लव जिहाद सब सुनते हैं। ठीक। तो अब क्या है, कोई किसी अन्य धर्म का है और किसी दूसरे धर्म के महिला से वो क्या किया, प्रेम विवाह कर लिया, क्या करके, धर्म छुपा के, ठीक है, धर्म छुपा के। तो ये क्या हुआ, अब धर्म छुपाया, फिर बाद में शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद बताया कि नहीं मैं इस धर्म का हूं, तो अब क्या है, तुम भी इस धर्म को अब मानो। तो ये क्या हो गया, धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन। तो ये बच्चों पूरी तरह अवैध है, समझ रहे हो। तो ठीक ठाक इस पे जो है एक्ट है और सजा का प्रावधान है। ठीक। अगली बात, अगली बात, ये जो हमें बच्चों धार्मिक अधिकार मिले हैं, ठीक ना, धार्मिक अधिकार जो मिले हैं, ये क्या है, तीन आधार होते हैं, लोक व्यवस्था, ठीक है, स्वास्थ्य और सदाचार। ठीक है, इसके आधार पे लगभग लगभग इसके आधार पे जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है उसको कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा आपको, धार्मिक आज़ादी, लोक व्यवस्था, सदाचार, ठीक है, और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए ही मिला है। अब कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन लगा है, तो अब ये सोच लो कि हम दशहरे का, ठीक है, दुर्गा जी की मूर्ति लेके निकलेंगे, मुस्लिम ताजिया लेके निकलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब क्या है, स्वास्थ्य का मैटर आ गया ना, तो स्वास्थ्य का मैटर आया तो रोक दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा ये मौलिक अधिकार, ठीक है, कम किया जा सकता है, मैंने बताया शुरू के क्लास में ही। ठीक। तो इस टाइप से जो है हमारे मौलिक अधिकार कम भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब 25 के बाद आते हैं 26। आर्टिकल 26। अब बच्चों देखें, ये आर्टिकल 26 क्या है, आर्टिकल 26, तो देखो आर्टिकल 26 क्या है, जैसे अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, इसमें अंतर है। अनुच्छेद 25 यहाँ कंपेयर करके बच्चों नहीं समझोगे, नहीं समझ में आएगा फिर और क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखा आर्टिकल 25 और यहाँ लिखा आर्टिकल 26। ठीक है, देखो क्या है, 25 में क्या है, ये व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक ना, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कैसी व्यक्तिगत, कैसी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता जो है ये इसकी बात करता है। तो ये क्या है, ये बच्चों हम लोग से संबंधित है, ये व्यक्ति से संबंधित है। व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करना है, ठीक है, व्यक्ति को अगर अपने धर्म के अनुसार आचरण करना है तो वो क्या करेगा, करेगा। ठीक है, तो ये किस में आया, अनुच्छेद 25 में आया, ये एक व्यक्ति की बात हो रही है, हम लोगों की बात हो रही है। परंतु 26 क्या है, 26 को जरा समझना। 26 ये धार्मिक संप्रदाय, ये धार्मिक संप्रदाय जो हैं इनसे संबंधित है।
मुख्य रूप से ये किससे संबंधित है, धार्मिक संप्रदाय से। अब धार्मिक संप्रदाय क्या है, जैसे देखो जो संप्रदाय है, ठीक ना, जो धार्मिक संप्रदाय है, जैसे पहले समझे संप्रदाय क्या होता है। तो संप्रदाय में बच्चों देखो, जैसे आर्य समाज के लोग, आर्य समाज के लोग, ठीक है, शैव समाज के लोग, वैष्णव संप्रदाय के लोग, ठीक है। तो ऐसे बच्चों ये क्या है, ये अलग अलग संप्रदाय हैं। तो इन इन संप्रदायों को क्या है, इन संप्रदायों को अधिकार प्राप्त है कुछ। कैसा अधिकार, अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार क्या करना होगा, इन्हें भवन या धार्मिक धार्मिक स्थल, ठीक है, धार्मिक स्थल बनाने का अधिकार, बनाने का अधिकार, प्लस, इसको बड़े ध्यान से समझना बच्चों, प्लस उस धार्मिक संप्रदाय से संपत्ति यानी धन प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति प्राप्ति, ठीक है, संपत्ति प्राप्ति का अधिकार, प्लस उस धार्मिक स्थल को चलाने का अधिकार, यानी कि उसके प्रशासन का अधिकार, प्रशासन का अधिकार, प्रशासन का अधिकार। तो ये बच्चों इतनी बात है। तो अब देखो जो धार्मिक संप्रदाय के लोग हैं, जैसे आर्य समाज, ठीक है, शैव समाज, वैष्णव समाज, ये मुख्यतः जो है विशेष रूप से इनके लिए ही निर्मित है। परंतु क्या हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं है क्या? यहाँ संप्रदाय मतलब क्या, केवल संप्रदाय के लिए नहीं, धर्म वालों के लिए भी है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म के हैं, ठीक है, हम ये धर्म है हमारा, हिंदू सनातन धर्म है, संप्रदाय नहीं है, ठीक। अब देखो जैसे बच्चों एक केस आया था सबरीमाला, ठीक ना, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, सबरीमाला मंदिर का केस। कहाँ का? केरल का, सबरीमाला, ठीक है। तो सबरीमाला मंदिर है और ये कहाँ है? केरल में। तो केरल का सबरीमाला मंदिर, अब इसमें देखो बच्चों रूल क्या था, इसमें रूल क्या था, यहाँ पे इस मंदिर में रूल ये थे कि 12 साल से नीचे, ठीक ना, 12 साल से नीचे की महिला, ठीक है, बच्ची, उनको, और प्लस पुरुष, ठीक है, पुरुष, उनको इजाजत है इस मंदिर के अंदर जाने का। और प्लस जो 50 से ऊपर की महिलाएं हैं, 50-55 से ऊपर की महिलाएं, विशेष रूप से हम इसको ऐसे कर दे 55, ठीक ना, 55, तो 55 के ऊपर की जो महिलाएं हैं, इन्हीं को इस मंदिर में जाने का अधिकार होता था, ठीक है, और किसी को अधिकार नहीं होता था। तो अब वहां पे मैटर ये आया सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये भाई ये कौन सी बात है कि 12 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो नहीं आ सकती। तो अब मंदिर क्या है, मंदिर अपना यहाँ पे तर्क दे रहा था कि प्राचीन समय से ये प्रथा चलती चली आ रही है, क्योंकि सबरीमाला मंदिर जो है, अब ये भगवान जो हैं ये ब्रह्मचारी हैं, ठीक है। तो इन यहाँ पे 12 साल से ऊपर की जो बच्चियां हैं वो नहीं आ सकती, और 50 के अंदर की जो महिलाएं हैं वो नहीं आ सकती, ठीक है। गूगल करोगे, सबरीमाला केस डालोगे बच्चों, आ जाएगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी का उल्लंघन है। यहाँ पे तो सीधे सीधे जो है भेदभाव दिख रहा है, भेदभाव दिख रहा है पुरुष और महिला का। अब महिला में क्या है कि महिला में तुम स्पेशली एक बात बना दिए कि 12 से ऊपर की जो महिला है और 55 के अंदर की जो महिला वो नहीं आ सकती, पुरुष सब आ सकते हैं। तो ये तो गलत बात है। तो ऐसे एक तर्क दिया। मंदिर वाले ने क्या कहा कि भाई ये हमारे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का ये हमारे भाग है, अनुच्छेद 26 के तहत, ठीक है, 26 के तहत, कि हम उसका प्रशासन किसी भी तरह से चला सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। और अब सबरीमाला मंदिर में 15 साल, 14 साल, 20 साल, ठीक है, इस एज की जो लड़कियां हैं 25 साल, 30 साल सब जाती हैं, ठीक है। तो ये बच्चों अनुच्छेद 26 था। अच्छा, क्या पूछेगा क्वेश्चन,
क्वेश्चन इसमें बच्चों ये पूछेगा कि भारत में प्रत्येक धार्मिक संप्रदायों को, ठीक है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदायों को उनके संप्रदाय के अनुसार भवन का निर्माण, उस भवन को, यानी भवन मतलब क्या, कोई भवन बनाया, ठीक, या मंदिर बनाया तो उसको चलाने का अधिकार, उससे संपत्ति यानी धन प्राप्त करने का अधिकार, ठीक है, क्या होगा, उसे प्राप्त होगा। तो अब मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है तो वो आर्य समाज के लोग अगर हैं तो वहाँ पे देखो हमारे समाज में आर्य विधि से शादियां भी होती हैं और मृत्यु के भी कार्यक्रम होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ब्राह्मण को पैसा देना प्लस जो है जो आर्य समाज का भवन होता है वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, रसीद काटते हैं, ठीक है, 251 रुपये की रसीद कटती है, तो वो क्या है, संपत्ति का अर्जन हो गया। तो ऐसे ऐसे जो आर्य समाज के भवन हैं वो भारत में हर जगह लगभग हैं, ठीक है, बहुत से जगहों पे हैं आर्य समाज के भवन, तो ऐसे भवन बन सकते हैं। इसी बातों को मैंने यहाँ पे समझाया, ठीक। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 27, आर्टिकल 27, ठीक है। अब बच्चों देखें आर्टिकल 27, अब ये क्या है, तो आर्टिकल 27 को देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब इसके अनुसार कोई भी अगर, ठीक है, कोई भी किसी भी व्यक्ति से सरकार, ठीक है, किसी भी व्यक्ति से सरकार टैक्स नहीं ले सकती है, किस बात के लिए, कि कोई विशेष धर्म है या संप्रदाय है, उस विशेष धर्म या संप्रदाय का विकास करना है, ठीक ना, उनकी उन्नति के लिए पैसा चाहिए। तो अब क्या हो कि हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया जाए और टैक्स लगा के उस विशेष धर्म या संप्रदाय का डेवलपमेंट किया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले, जैसे अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो अब अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है तो अब मान लो हम लोगों से सरकार जो है 7 लाख रुपए सालाना अगर इनकम है हमारी, ठीक, तो अब उस पर 5% मान लो टैक्स ले रहा है। तो अगर 5% का टैक्स ले रहा है तो अब सरकार ये कहे कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ठीक, अब मंदिर बनवाने के लिए हमें और पैसे की जरूरत है, तो इसलिए होगा क्या कि अब उत्तर प्रदेश के लोग जो इनकम टैक्स देते थे 7 लाख पे 5%, अब वो जब तक मंदिर नहीं बन जाता है, स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक वो क्या करेंगे, 5% की बजाय 7% वो टैक्स देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी बात को बच्चों यहाँ पे लिखना है। चलो देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए कर यानी टैक्स कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही बात हम लोगों को यहाँ पे देखनी थी, ठीक। तो टैक्स नहीं लिया जाएगा टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, सरकार शुल्क ले सकती है। अच्छा, शुल्क का मतलब क्या है, शुल्क का मतलब क्या है, अब समझना। शुल्क मतलब जैसे देखा करो, अच्छा राम मंदिर ही बन गया, तो राम मंदिर अगर बन गया तो मान लो हम वहां पे जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, तो अब जाने के बाद से है क्या, वहां पे साइकिल स्टैंड है, ठीक ना, साइकिल स्टैंड, अब उसमें बाइक साइकिल, ठीक, कार वगैरह कुछ भी खड़ा किए, तो अब क्या है, सरकार हमसे शुल्क वहां पे लेगी, ठीक है। स्टैंड वाला जो है कहेगा हाँ कार है तो 50 रुपया 20 रुपया बाइक का, ठीक है, ऐसे जो है हमसे लिया जा सकता है। तो ये क्या है बच्चों,
ये सब शुल्क हो गए। जूता वूता उतार रहे हो तो वहां पे 5 रुपया 10 रुपया, तो ये सब क्या हो जाते हैं बच्चों, शुल्क हो जाते हैं, वो टैक्स नहीं होता है। ठीक है, टैक्स नहीं। तो यहां तक की बात क्लियर। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 28 में। ठीक है, तो अब देखते हैं आर्टिकल 28। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। तो यहाँ बच्चों देखो अनुच्छेद 28, इसमें क्या है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। ठीक है, ये शब्द लिखेंगे, राज्य, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित। तो अब देखो, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित कोई शिक्षण संस्थान है, शिक्षण, शिक्षण संस्थान, शिक्षण संस्थान। तो अब राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कि बच्चों ऐसे समझ लो कि कोई स्कूल अगर है, उसकी स्थापना राज्य यानी सरकार ने किया है, तो अब वहां पे कह दो कि धार्मिक शिक्षा दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, राज्य ने अगर मान्यता दी है, ठीक है, इसको अगर लिख दे, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, अगर राज्य ने मान्यता दी है, ठीक है, कि आप जो है आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, तो क्या होगा, तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अगर संस्थान है, संस्थान है, राज्य की, राज्य की यानी सरकार की अनुमति से, अनुमति, अगर सरकार ने अनुमति दिया है, अनुमति दिया है, तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वरना नहीं दी जाएगी। अब अगली बात ये कि अगर किसी स्कूल का निर्माण सरकार के आदेश से इसलिए ही हुआ है कि यहाँ पे केवल धार्मिक शिक्षा ही दी जाएगी, तो बच्चों वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो इसके लिए बच्चों अलग अलग रूल हैं, नियम हैं। ठीक है, कि कौन से जो है स्कूल हैं, ठीक, जहाँ पे धार्मिक शिक्षा देना है, मदरसा है, धार्मिक शिक्षा देना है, तो सरकार उसको अनुमति दे रही है कि नहीं दे रही है, ये सबके बच्चों अलग अलग कंडीशन है। ठीक, तो ये बात हम लोग इतनी समझे। अब देखो, अब एक बात और है, जैसे स्कूल में कोई अगर धार्मिक प्रयोजन हो रहा है, स्कूल में अगर कोई धार्मिक प्रयोजन हो रहा है और हमारा धर्म उस धार्मिक प्रयोजन की इजाजत नहीं देता है, तो हमें, ठीक है, हमें बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या हमें बाध्य नहीं किया जाएगा उसको मानने के लिए। ये भी क्या है, ये इसमें शामिल है अनुच्छेद 28 में। जैसे सरस्वती पूजन अगर हो रहा है स्कूल में, ठीक, तो अब अगर मुस्लिम धर्म का कोई व्यक्ति है या क्रिश्चियन धर्म का कोई व्यक्ति है, तो अब ये कह दो कि उसको भी सरकार ने, उसको भी स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि ठीक है सब लोग पूजा कर रहे हैं, तुमको भी करना है। ठीक है, तो वो पूजा करके, नारियल फोड़ के, प्रसाद खा के, हाथ में रक्षा बांध के, गले में माला लटका के, ठीक है, वो सारा कार्य करे, तो ऐसा बच्चों नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि वहां पे उपस्थित होने के लिए उसको विवश नहीं किया सकता। वो हो सकता उस दिन आए ही ना, नहीं आया तो आप उसे कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना होगा कि वो राजनिधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थान हो। समझ रहे हो, राजनिधि से। ठीक, प्राइवेट होगा तो प्राइवेट में भी ये शर्त लागू होती है, परंतु प्राइवेट वाले सेक्टर में थोड़ी मनमानी चल जाती है। समझ रहे हो, थोड़ी मनमानी चल जाती है। पता चलेगा वो एडमिशन ही नहीं देते हैं शुरू में, कि इस टाइप के लोग जो हैं दूर रहते हैं, तो लाओ इनको एडमिशन ही नहीं दिया। ठीक, परंतु राजनिधि से पूर्णतः पोषित है तो वहां पे बाध्य नहीं किया सकता। ये बात क्लियर रखना। ठीक है बच्चों, तो अनुच्छेद 28 में ओवरऑल हमको क्या जानना था, ओवरऑल यही जानना था कि क्वेश्चन पूछेगा कि किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि अगर किसी शिक्षण संस्थान की स्थापना राज्य के खर्च से हुआ है, वहां के टीचरों को सैलरी जो है सरकार दे रही है, पंखे बेंच सब सरकार के हैं, यानी कि संचालन कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, तो क्या वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाएगी?
नहीं दी जाएगी। यही बात 28 में बच्चों बस याद रखो कि सरकारी खर्च से संचालित कोई भी स्कूल वगैरह है तो वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, हर विषयों को क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यही बात बच्चों था अनुच्छेद 28। अब बाकी का बच्चों हम लोग 29, 30, ठीक है, और फिर 32, इसको हम लोग कल की वीडियो में कवर कर लेंगे और फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग तो बच्चों कल मुलाकात करते हैं अनुच्छेद 29 से। हम लोग का यहाँ पे जो चौथा फंडामेंटल राइट था वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, तो मिलते हैं कल की क्लास में।